कौन सा था आपका वर्णमाला। जी दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब ही होता है वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को या फिर एक नियमबद्ध तरीके से लिखे गए वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है दोस्तों, वर्णमाला कहलाता है। अब लास्ट क्लास में वर्णमाला में हमने स्वरों का विभाजन पढ़ लिया था कि भाई स्वरों का जो वर्गीकरण या 5 या 6 आधार पर किया जाता है वह हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले वह दोस्तों आपका स्वरों का उच्चारण स्थान, मतलब जो 11 स्वर होते हैं वह 11 स्वर हमारे मुख के किन किन स्थानों से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों स्वरों का उच्चारण स्थान। अब दोस्तों स्वरों के उच्चारण स्थान की हम बात करें तो जब भी मैं किसी स्वर का उच्चारण करता हूं या व्यंजन का उच्चारण करता हूं तो मेरे अंदर से जो हवा निकलती है, वायु निकलती है, कहां से निकलती है, अपने जो लंग्स होते हैं, अपने जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों से वायु निकलती है और फेफड़ों से वायु निकलने के पश्चात सबसे पहले जिस स्थान को स्पर्श करती है उसका नाम है दोस्तों आपका कंठ। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम क्या है आपका कंठ। मतलब सबसे पहले जब फेफड़ों से वायु निकलती है तो वह किसको स्पर्श करेगी, कंठ को स्पर्श करेगी। अब कंठ के बाद कंठ के ठीक ऊपर, कंठ के ठीक ऊपर दोस्तों दूसरे नंबर पे लिखा है यहाँ पर हमने तालु। दूसरे नंबर पे क्या लिखा दोस्तों, तालु। देखिए हमारा जो मुख होता है दोस्तों, हमारे मुख की जो ऊपरी छत होती है, हमारे मुख की जो ऊपरी छत होती है इसके दो हिस्से माने जाते हैं। हमारे मुख का जो ऊपरी छत है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसके दो भाग माने जाते हैं। इसके पिछले भाग को तो दोस्तों क्या बोला जाता है, तालु बोला जाता है और इसके अगले वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, मूर्धा बोला जाता है। ध्यान से बात को सुने कि भाई तालु किसे कहा जाता है या मूर्धा किसे कहा जाता है। तो मैंने कहा है कि हमारे फेफड़ों से जब वायु निकलती है तो सबसे पहले कहां पर स्पर्श करेगी, कंठ। अब ये कंठ से होती हुई थोड़े ऊपर उठेगी और किसको स्पर्श करेगी दोस्तों, तालु। और तालु क्या होता है, तो हमारे मुख की जो ऊपरी हिस्सा है, हमारे मुख का जो ऊपरी छत है, इस छत के दो हिस्से माने जाते हैं। पीछे वाले भाग को क्या बोला जाता है, तालु, और आगे वाले हिस्से को क्या बोला जाता है दोस्तों, आपके मूर्धा कहा जाता है। तो अब आपकी वायु कंठ से होकर कहां आ चुकी है, तालु पर आ चुकी है और फिर तालु के आने के बाद कहां किसको स्पर्श करेगी दोस्तों, आपके मूर्धा को स्पर्श करेगी। और मूर्धा के बाद मूर्धा के ठीक नीचे दोस्तों क्या होता है, आपके दंत। मतलब यहाँ पर जो तीसरा नंबर मूर्धा था, चौथे नंबर को पर किसको स्पर्श करेगी, आपके दंत को। और दंत के बाद सबसे अंत में 5वें नंबर पर किसको स्पर्श करेगी दोस्तों, आपके होठों को या ओष्ठ को। इस प्रकार हमने देखा कि जब भी मैं किसी स्वर का उच्चारण करूं या व्यंजन का उच्चारण करूं तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु सबसे पहले किसको स्पर्श करेगी दोस्तों, कंठ को। दूसरे नंबर को तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे पे दंत और पांचवे पे क्या आएगा, ओष्ठ। तो इन 5 जो मुख्य अवयव आपके मुख के अंदर माने जाते हैं, परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपको कोई सा स्वर दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया आपका उ, और आपसे पूछा जाएगा कि उ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। आपको ऑप्शन दे देगा, कंठ दे दिया, तालु दे दिया, दंत दे दिया या ओष्ठ दे दिया। इसलिए आपको हर एक स्वर का उच्चारण स्थान दोस्तों पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने याद रखना है कंठ होगा, कंठ से ठीक ऊपर क्या होता है, तालु, और तालु का जो अगला भाग होता है वह मूर्धा कहलाएगा। मूर्धा से ठीक नीचे दोस्तों दंत होते हैं। हमारे जो दंत होते हैं ये दोस्तों मसूड़ों से लगे हुए होते हैं, मतलब दांत जो जिस चीज में लगे हुए होते हैं उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका मसूड़ा कहा जाता है। और दंत के नीचे क्या होता है दोस्तों, आपके ओष्ठ होता है। अब बात करें कि भाई किस स्वर का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो बहुत ही बढ़िया मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है। यदि आप देखेंगे एक साइड मैंने लिख के रखा है स्वर और एक साइड क्या लिखा दोस्तों, आपका उच्चारण स्थान। यदि आप अ और आ का उच्चारण कर रहे हैं, बोल के देखिए आपका अ आ, इसका मतलब है जब अ और आ का उच्चारण किया जाता है तो उनका उच्चारण स्थान दोस्तों कहां पर माना गया, तो आपका कंठ। आपके कंठ से किसका उच्चारण होगा दोस्तों, आपके आ का और आ का। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब कंठ के ऊपर दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, तालु। तो तालु से किस किस का उच्चारण होगा दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा आपका छोटी ई और बड़ी ई।
यहाँ पर तालु से किसका उच्चारण होगा, छोटी ई आपका दीर्घ ई का। और तालु हमें पता है किससे कहा जाता है, हमारी मुख के का जो ऊपरी छत होता है उस ऊपरी छत के दो हिस्से माने जाते हैं। अगला हिस्सा मूर्धा कहलाता है और पिछला हिस्सा क्या कहलाता है, तालु। या फिर कहें कंठ से ठीक ऊपर क्या होता है दोस्तों, तालु होता है, या इसे ही तालव्य कहा जाता है, या इसे आपका मूर्धन्य कहा जाता है। चलिए अब बात करें कि छोटी या बड़ी तक आ चुके हैं। अगला बात करें दोस्तों आपका छोटा और बड़ा ऊ। तो छोटे और बड़े ऊ का जब उच्चारण करेंगे, बोल के देखिए आपका ऊ ऊ। तो जब ऊ का उच्चारण कर रहा हूं, एक लघु स्वर का और एक दीर्घ स्वर का, तो किसका इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, आपके होठों का। इसका मतलब है होठों से किसका उच्चारण होता है दोस्तों, आपके छोटे ऊ का और बड़े ऊ का। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है क्या, कि कंठ से किसका उच्चारण होता है आ और आ का, तालु से किसका होगा, छोटी और बड़ी का, और आपके होठों से किसका होगा, छोटे हुए बड़े ऊ का। अब बात आती कि सर ए आई और ओ औ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, उस चीज को दोनों से ध्यान से समझेंगे। क्या कि ए आई का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, और गुण संधि में मुझे पता है क्या, ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने आपको क्या बोल दिया है कि अ और आ इनका उच्चारण स्थान, तो मैंने क्या लिखा दोस्तों, कंठ। दोस्तों आपको देखो रटने की आवश्यकता नहीं है, इन स्वरों का उच्चारण स्थान के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उस गहराई को समझे। यदि एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपको फिर परीक्षा में कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी, लाइफ में आपको याद रहेगा। तो सिंपल हमने कह दिया कि भाई अ और आ का उच्चारण स्थान, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या दोस्तों, आपका कंठ। फिर हमने कह दिया छोटी ई और बड़ी, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या आपका है, तालु, या इसे बोला जाता है तालव्य। फिर हमने बात की दोस्तों आपके छोटे ऊ और बड़े ऊ की। फिर हमने यहाँ पर बात की दोस्तों आपके छोटे ऊ और बड़े ऊ की। इसका उच्चारण कहां से होता है दोस्तों, आपके होठों से या ओष्ठ से। तो इतना तो आपको बोलने के आधार पर याद रहेगा कि भाई आ बोलेंगे तो कंठ का प्रयोग होगा, ई का बोलेंगे तो तालु का होगा, और ऊ का बोलेंगे तो किसका इस्तेमाल होगा, होठों का। अब बचे हुए स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे निकालना है उसको जाने। दोस्तों चौथे नंबर पे यदि मैं बात करूं, यहाँ पर फोर्थ नंबर पे यदि हम डिस्कस करेंगे क्या, कि भाई ए और आई इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ए और आई अपने आप में क्या है, संयुक्त स्वर है। ए और आई क्या आपका संयुक्त स्वर है। इनकी रचना किससे मिलकर होती है, यदि आ और आ को मैं किससे मिला दूं दोस्तों, आपका छोटी या बड़ी से। क्या बोल रहा हूं, यदि आपको ए और आई के उच्चारण स्थान का पता लगाना है तो हमें पता है ये किससे मिलकर बनते हैं दोस्तों। यदि आ और आ को किससे मिला दिया जाए, छोटी या बड़ी से मिला दिया जाए, तो आपको क्या बनेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, ए और आई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कंठ और तालु इन दोनों के उच्चारण स्थान को मिला दिया जाए, कंठ और तालु इन दोनों के उच्चारण स्थान को मिला दिया जाए, तो किसका उच्चारण स्थान निकल के जाएगा दोस्तों, आपका ए और आई का। अर्थात यदि आपसे ए और आई का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका कंठ प्लस तालु। क्या होगा, कंठ धन तालु, क्योंकि कंठ और तालु दोनों को मिलाने से, मतलब आ ई को मिलाने से क्या बनेगा, ए और आई, अर्थात कंठ और तालु दोनों को मिला दिया जाएगा। तो किसका उच्चारण स्थान आएगा दोस्तों, आपका ए और आई का उच्चारण स्थान आएगा। चलिए अब बात करें दोस्तों पांचवें नंबर पे किसकी, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दोस्तों अगेन हमें पता है गुण संधि में ओ और औ ये भी अपने आप में क्या है, संयुक्त स्वर है, और ओ और औ कब मिलेगा। अब इस बार मैं क्या करूंगा, आ को मैंने ई बड़ी से मिलाया तो क्या बने था, ए और आई। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आ और आ को किससे मिला रहा हूं दोस्तों, आपके ऊ और बड़े ऊ से। क्या कर रहा हूं, आ को मैं किससे मिला रहा हूं, छोटे या बड़े ऊ से, क्योंकि हमें पता है जब छोटा या बड़ा आ किससे मिलेगा, छोटे या बड़े ऊ से, तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, आपका ओ या औ मिल जाता है। अर्थात हम स्पष्ट तौर पर यहाँ पर
स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं क्या कि अ और आ को हमने किससे मिलाया है, छोटे या बड़ा से, अर्थात यदि कंठ प्लस ओष्ठ को मिला दिया जाए, क्या बोल रहा हूं, यदि कंठ प्लस ओष्ठ को मिला दिया जाए तो किसका उच्चारण होगा दोस्तों, और औ का, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों आपका कंठ प्लस ओष्ठ। तो आई होप आपको इन, अच्छा एकमात्र स्वर यहाँ पर कौन सा छोड़ा दोस्तों हमने, री। यहाँ पर दोस्तों री को मैंने पहले भी बताया है, री को आपके मुख के किसी विशेष अवयव स्थान से उच्चारित नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने री स्वर की बात नहीं की। बाकी जितने भी 10 स्वर हैं, 10 स्वरों को मैंने आपको बता चुका हूँ। एक बार पुनः स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूँ मैं आपको, क्या कि भाई आ और आ का उच्चारण स्थान कहां से होगा, कंठ से। छोटी बड़ी का कहां से होगा, तालु से। छोटे और बड़े का किससे होगा, ओष्ठ से। अब यदि ए और आई का उच्चारण स्थान अब आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, आ को किससे मिला लेंगे दोस्तों, छोटी या बड़ी से। आ को किससे मिला रहे हैं, छोटी या बड़ी से। तो आपको इसका मतलब है कंठ और तालु, कंठ और तालु से दोस्तों किसका उच्चारण स्थान निकल के आएगा यहां से आपके ए और आई का। फिर इसी प्रकार दोस्तों यदि आप आपके आ और आ को किससे मिला दे दोस्तों, आपके छोटे या बड़े उ से, अर्थात यदि मैं कंठ प्लस ओष्ठ को मिला दूं तो किसका उच्चारण स्थान निकल के आएगा दोस्तों आपके और औ का। तो इस प्रकार आपको पूरी चीज क्लियर होगी कि भाई 10 स्वरों का उच्चारण स्थान कहां से कैसे होता है। इस प्रकार आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों देखो हमने कितनी चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको स्वर की परिभाषा बता चुका हूँ पिछली कक्षाओं में। स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर और हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर टोटल 6 हमने यहाँ पर देखा था। स्वरों को हमने 6 भागों में वर्गीकृत किया था, वह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आपका स्वरों का उच्चारण स्थान, कि किस स्वर का उच्चारण मुख के किस अवयव से होता है। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले पर कंठ, दूसरे पे तालु, तीसरे पे मूर्धा, चौथे पे दंत और पांचवे पे क्या था दोस्तों, तो आपका ओष्ठ होता है। चलिए आज हम अब स्वर के बाद स्वर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चर्चा करने वाले दोस्तों आपके व्यंजन की। अब हम चर्चा किस पर करने वाले दोस्तों, आपके व्यंजन की। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की परिभाषा तो हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन की परिभाषा सिंपल सी क्या कहती है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, जी दोस्तों, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। तो इतनी परिभाषा तो मैं आपको बता चुका था। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। संस्कृत भाषा में व्यंजन को क्या बोला जाता है, हल कहा जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। जी दोस्तों, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होंगे दोस्तों, आपके 3 प्रकार के। कई बार आपकी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 3। और 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे, तो पहले नंबर पर दिया दोस्तों आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरे में क्या है अंतस्थ व्यंजन और तीसरे में क्या है उष्म या संघर्षी व्यंजन। मतलब हमें व्यंजन के तीनों ही रूपों पर विस्तार से चर्चा करनी है। हर एक बिंदु के पीछे के गहराई या कॉन्सेप्ट को समझना है। तो 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा में कौन सा व्यंजन ले रहे हैं दोस्तों, आपका स्पर्श व्यंजन। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम जिस व्यंजन को पढ़ने वाले हैं वह दोस्तों आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन। अब बात करें दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। यदि हम बात करें क्या कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो पहले दोस्तों यदि अर्थ की बात करें, बताइए स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। स्पर्श का पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपका छूना। इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है। अब मुख के हमने कितने भाग माने हैं, 5। मतलब हमने माना है कंठ को माना है, फिर हमने किसको माना है, तालु को माना है, फिर हमने किसको माना है, मूर्धा को माना है, फिर हमने माना है दंत को, और फिर हमने किसको माना है दोस्तों, आपके ओष्ठ को।
और चूंकि मैं कह रहा हूं क्या स्पर्श व्यंजन में स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। इसका मतलब है जब इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो आपके मुख से निकलने वाली हवा किन किन को स्पर्श करती हुई आएगी, चाहे कंठ को स्पर्श करे या तालु को स्पर्श करे या मूर्धा को स्पर्श करे या दंत को स्पर्श करे या ओष्ठ को स्पर्श करे। तो इस प्रकार के व्यंजनों को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श का मतलब ही होता है छूना, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख आपकी जो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी अवयव को, इन पांचों को बोला जाता है मुख अवयव। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती हुई आती है, छूती हुई आती है, तो ऐसे व्यंजनों को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। अब दोस्तों व्यापम के पटवारी की परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था क्या कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, आपसे व्यापम के पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, अर्थात ऐसे कुल कितने व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हवा कंठ, तालु, मूर्धा या दंत या ओष्ठ, इन पांचों में से किसी न किसी एक को स्पर्श करती हुई निकलती है, किसी न किसी एक को छूते हुए निकलती है। तो मुझे बताइए क्या स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसके अलावा आपके एमपीएसआई में भी कई बार पूछा गया है, संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है दोस्तों आपका 25, तो 25 आंसर इज द राइट आंसर। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपकी 25 होती है। तो बिल्कुल गहराई से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है, रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो स्पर्श का मतलब ही क्या होता है? छूना। और किस किस को छूना? हमारे जो मुख के 5 अवयव हैं, कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। यदि इनको स्पर्श करती हुई हवा आ रही है आपके मुख से बाहर, तो वह तो क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। और ऐसे कुल कितने व्यंजन हैं जो मुख के 5 अवयवों को स्पर्श करते हुए आते हैं? तो उनकी संख्या दोस्तों कितनी? आपकी 25। अब पुनः मैं आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं ताकि आप पूरी डेफिनेशन को सिस्टमैटिक नोट्स के रूप में बना लें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे भाई स्पर्श व्यंजनों की। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। आपके नोट्स के लिए मैं आपको इसकी सिस्टमैटिक बता देता हूं कि भाई किस प्रकार से आप नोट करेंगे। तो पहला है शाब्दिक अर्थ। जैसे हमने कहा था कि व्यंजन स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। अब परिभाषा क्या बनेगी? अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी विशेष स्थान, आपकी जो जीवा है वह मुख के किसी विशेष स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व होंठ को स्पर्श करती है। जी दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे मुख का सबसे क्रियाशील अंग कौन सा है? जीभ। मतलब मैं चाहे स्वर का उच्चारण करूं चाहे व्यंजन का उच्चारण करूं, सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? हमारी जीभ का, हमारे टंग का, हमारी जिह्वा का। तो जब हम वर्णों को उच्चारण करें और हमारी जो जीवा है वह मुख के 5 अवयव कौन कौन से थे? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत व ओष्ठ। यदि इन पांचों में से किसी एक को भी यदि आपकी जीभ स्पर्श कर रही है, छू रही है, तो ऐसे व्यंजन दोस्तों क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, स्पर्श का मतलब है छूना। और किसको छूना? तो यदि आपकी जीभ मुख के 5 अवयवों में से किसी एक भी अवयव को स्पर्श करती है, तो ऐसे वर्ण कौन से कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। इस परिभाषा और शाब्दिक अर्थ का हमने बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया है कि भाई स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। चलिए अब बात करें स्पर्श व्यंजन की कि कितने होते हैं। तो आपके लिए मैंने चार्ट बना के रखा सिस्टमेटिक कि भाई पहला नोट तो है कि इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है किस प्रकार के व्यंजन वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 5। इस कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है।
अब यहाँ पर दोस्तों कितने आपके 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं 5, तो 5 जा कितना होगा 25, अर्थात स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या पूछी जाए तो वह क्या होगी दोस्तों आपकी 25 होगी। और वर्गीय व्यंजन कहा जाता है मतलब 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग च ट त प, क में 5 वर्ग होंगे क ख ग घ ङ, च में होंगे च छ ज झ ज ञ, ट ठ ड ण ण, त थ द न और प फ ब म। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों में से आपको जो याद रखना है, एक तो परिभाषा की परिभाषा क्या होगी कि जब हमारी जीभ मुख के किसी विशेष अवयव को स्पर्श करती है तो ऐसे व्यंजन या वर्ण क्या कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजनों को क्या बोला जाता है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ग में विभाजित होते हैं। और संख्या पूछ ली जाए तो संख्या कितनी होगी दोस्तों आपको 25। स्पर्श व्यंजनों से आपको सिर्फ दोस्तों इतनी ही चीज आपको याद करना है। चलिए अब जैसे हमने कहा था दोस्तों कि भाई व्यंजन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। तो स्पर्श व्यंजन हम पढ़ चुके हैं। अब हम दोस्तों कौन से देखने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन किसे बोला जाता है। दूसरे नंबर पे हम चर्चा में ले रहे हैं वह क्या होगा दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन। अब दोस्तों अंतस्थ व्यंजन को भी रटने की आवश्यकता नहीं, कई बार हम किताबों से परिभाषाएं रट लेते हैं। तो दोस्तों परिभाषा तो किसी भी स्टूडेंट द्वारा रटी जा सकती है, किंतु हर एक बिंदु के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, गहराई क्या है, मतलब उसका यह नाम क्यों दिया गया है, उसकी वजह जानिए। तो बिल्कुल शाब्दिक में आपको बता रहा हूं, इतना डीप में किसी किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल मैं बिंदु पर ले रहा हूं कि भाई अंतस्थ 2 पदों का योग है। अंतस्थ जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है वह 2 पदों का योग है। एक तो क्या है अंत है और दूसरा क्या आपका इस्त। दोस्तों अंत है का मतलब यहाँ पर होगा मध्य या बीच में। क्या बोल रहा हूँ अंत है का मतलब क्या होगा मध्य या बीच में। और देखो स्थित किससे मिलकर बना है स्थित, इष्ट का मतलब क्या होगा स्थित। इस प्रकार अंतस्थ का अर्थ क्या होगा दोस्तों आपका ऐसे वर्ण जो कहां पर स्थित होते हैं वो मध्य या बीच में। क्या बोल रहा हूँ अंतस्थ का मतलब होता है मध्य या बीच में स्थित होना, अर्थात ऐसे वर्ण जो मध्य में स्थित होते हैं या बीच में स्थित होते हैं। अब बात करेंगे सर किसके मध्य में स्थित होंगे और किसके बीच में स्थित होंगे। तो हमें पता दोस्तों वर्ण 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा क्या होता है व्यंजन होता है। इसका मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में होता है ऐसे ही व्यंजन क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा लिखी हुई है कि जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य या बीच में होता है, और चूंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होने के कारण ही इन्हें क्या नाम दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। मतलब ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर में माने जाते हैं ना ही व्यंजन में, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के ठीक बीच में होता है, इसलिए नाम क्या दे दिया गया दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय आपकी श्वास वायु में नाम मात्र का अवरोध हो। दोस्तों अवरोध का मतलब क्या होता है रुकावट या बाधा। मतलब इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि या तो जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में हो, या फिर हम कह सकते हैं या जिनके उच्चारण में आपकी वायु में नाम मात्र की रुकावट हो। मतलब जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख से निकलने वाली वायु जिसको मैं प्राण वायु कहता हूं, तो प्राण वायु में हमेशा क्या होता है रुकावट होती है। मतलब उस प्राणवायु को हमारे मुख के किसी न किसी भाग से टकरा कर निकलना होता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अंतस्थ व्यंजन का जब उच्चारण किया जाता है तो आपकी वायु में नाम मात्र का अवरोध होता है, मतलब बहुत ही कम बाधा होगी, बहुत ही कम आपकी रुकावट होगी। तो ऐसे व्यंजन दोस्तों क्या कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब परीक्षा में आपसे कई बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो अंतस्थ व्यंजनों की दोस्तों कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों आपकी 4। और 4 कौन कौन सी होगी दोस्तों वह लिखा आपका य व र ल। क्या दोस्तों लिखा आपका य व र ल। यदि या तो याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत ही बढ़िया मैंने यहाँ पर ट्रिक आपको मेंशन करके रखी है। और वह ट्रिक क्या है दोस्तों आपका यार लब। ट्रिक आपकी क्या है यार लब। इसका मतलब है जब यार होगा तभी तो लब होगा दोस्तों। इसका मतलब है यार लब से आप 4 अंतस्थ व्यंजनों को याद कर सकते हैं। और यार लब का मतलब किससे आपके या वारा ल से, क्योंकि यार होगा तभी लब होगा। तो या वारा ल से आप याद रख सकते हैं कि मात्र 4 ये ऐसे व्यंजन हैं
जिनका उच्चारण किसके बीच में होता है दोस्तों, स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, या फिर जब इनको बोलेंगे य व र ल, तो इन चारों के उच्चारण में आपके मुख से निकलने वाली हवा में नाम मात्र का या लेश मात्र आपका क्या होता है, रुकावट होती है या बाधा होती है। इस कारण इन चार को दोस्तों क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। और ट्रिक आपकी क्या है, यार लव। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के लिए मैं बात करूं, सबसे गजब का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आने वाला है, क्या कि हमने कहा है कि जो चार आपके वर्ण है, कौन कौन से चार, य व र ल, य व र ल। तो या तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे, अदरवाइज मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। और ट्रिक हमारी क्या है, यार लव, मतलब यार होगा तभी तो लव होगा, तो संख्या होगी 4, आपको याद रहेगा। अब इन चार व्यंजनों से य व र ल से 2 से 3 क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा हूं, इन चार व्यंजनों से 2-3 तथ्य आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और वह तथ्य कौन कौन से आपको एग्जाम में ये ऑप्शन दिए रहते हैं। और आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, बताइए इन चारों में से किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इन चार वर्णों से। एक आपसे पूछेगा अर्ध स्वर, दूसरा पूछता आपसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, या पार्श्विक व्यंजन। तो ये आपसे दोस्तों ये तथ्य पूछे जाते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्या कि हमने कहा था जो य व र ल होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इन चार व्यंजनों से 3 प्रश्न कई बार आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। क्या आपको दे दिए जाते, बताइए इन चारों में से अर्ध स्वर कौन से हैं, इन चारों में से प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है, और इन चारों में से पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन कौन कौन सा है। तो ये तीनों को डायरेक्टली रटना नहीं है, आपको हर एक बिंदु को समझना है कि भाई अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, प्रकंपित क्या होता है, लुंठित क्या होता है, और पार्श्विक क्या होता है। तो पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो मुझे बताइए इन चारों में से ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। जी दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर किए। ये चारों ही वर्णों में से जो 3 तथ्य मैंने आपको बताए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बताइए इन चारों में से ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो अर्ध स्वर में आएंगे, और इसका आंसर बताने के बाद फिर आप बताएंगे इन चारों में से कौन कौन से वर्ण प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। और अगला आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से वर्ण आपके पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। जो विद्यार्थी भी इन 3 प्रश्नों का सही आंसर देगा, जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आज इन तीनों ही प्रश्नों का सही आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसके लिए एक प्रश्न उससे और पूछा जाएगा। धीरे से किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, जो 3 क्वेश्चन सही बताएगा उससे एक प्रश्न और पूछा जाएगा। तो फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कौन कौन से अर्ध स्वर होंगे, कौन से प्रकंपित या लुंठित होंगे, और कौन से आपके पार्श्विक व्यंजन होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आई होप आपने आंसर देना प्रारंभ कर दिया है। अब जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया है उनका आंसर सही है या नहीं है। तो पहले मैं आपको किसी प्रकार के तथ्य रटाना नहीं चाह रहा हूं कि भैया अर्ध स्वर किसे बोला जाता है, प्रकंपित किसे बोला जाता है, पार्श्विक किसे बोला जाता है। पहले मैं उस गहराई के पीछे लेकर चल रहा हूं कि भाई अर्ध स्वर का मतलब क्या होता है। पहले मैं इस चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं क्या कि अर्ध स्वर होता क्या है।
प्रकंपित या लुंठित का मतलब क्या होता है और पार्श्विक का मतलब क्या होगा। क्यों? क्योंकि यदि तीनों ही बिंदुओं से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे, यदि आपको तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई इन चारों में से किसको क्या कहा जाता है। रटने की आवश्यकता नहीं। कई बार आपके विद्यार्थी रटकर चले जाते हैं यार कि य और व को अर्धस्वर बोला जाता है, र को प्रकंपित या ल को पार्श्विक बोला जाता है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इन तीनों बिंदु को समझे कि अर्धस्वर का मतलब क्या है, प्रकंपित या लुंठित का मतलब क्या है और पार्श्विक का मतलब क्या है। यदि तीनों ही बिंदु क्लियर हो जाएंगे तो आपको इन चारों का आंसर दोस्तों मिल जाएगा। चलिए तो 1 बाय 1 हम सभी पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि भाई यह बार अलग से जो तथ्य पूछे जाते हैं, तो पहला यहाँ पर बिंदु दोस्तों लिखा है नोट। नोट करके क्या लिखा है, क्या कि अर्धस्वर का मतलब क्या होता है। अर्धस्वर का मतलब है कि जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ का पूरा स्पर्श नहीं होता। क्या बोल रहा हूं, जिनके उच्चारण में जीभ है, तालु है, दंत और ओष्ठ, ये चार आपके मुख्य अवयव कौन कौन से, जीभ है आपकी, तालु है, दंत है और ओष्ठ है। तो जिनके उच्चारण में इन चारों ही मुख्य अवयवों का पूरा स्पर्श नहीं होता, मतलब जब आप वर्ण का उच्चारण करें तब ये वर्ण ना तो पूर्ण तरीके से जीभ को स्पर्श करें, ना पूर्ण तरीके से तालु को, ना पूर्ण तरीके से दंत को और ना ही पूर्ण तरीके से आपके ओष्ठ को स्पर्श करें, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। और अर्धस्वर किसे कहा जाता है, य और व को। तो यहाँ पर य और व जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया था इज द राइट आंसर। तो जब भी आपसे परीक्षा में पूछे जाए कि भाई अर्धस्वर किसे कहा जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, य और व। अब बोल कर देखिए, आप बोलेंगे य व। मुझे बताइए क्या जीभ का पूरा स्पर्श हो रहा है, तालु का हो रहा है, दंत या ओष्ठ का हो रहा है, किंतु नाम मात्र आपको लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है। इस कारण अर्धस्वर किसे कहा जाएगा दोस्तों, य और व को। चलिए अब बात आती है दोस्तों लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होते हैं। पहले तो समझे लुंठित या प्रकंपित का मतलब क्या होता है। तो भाई जिनके उच्चारण में आपकी जो जीवा है तालु से टकरा कर लुढ़कती हुई प्रतीत हो, जिनके उच्चारण में आपकी जो जीभ है तालु को टकरा कर लुढ़कती हुई लगती हो, तो ऐसे वर्णों को क्या बोला जाएगा दोस्तों, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। और एकमात्र लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है दोस्तों, आपके र को। जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर र आंसर दिया था इज द राइट आंसर, आप बोल के देखिए र, क्या लगेगा आपका र। तो आपको लगेगा जो आपकी जीभ है र आपकी जो जीभ है वो किससे टकरा रही है, तालु से। तो परिभाषा ये कहती है, क्योंकि लुंठित का मतलब ही होता है दोस्तों आपका लुढ़कना, और प्रकंपित का मतलब होता है विशेष रूप से कंपन करना। तो जिनके उच्चारण में आपकी जीभ किसको स्पर्श करके किसको स्पर्श करे, तालु या तालु से टकरा कर लुढ़कती हुई लगती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लुंठित या प्रकंपित। और एकमात्र लुंठित प्रकंपित किसे बोला जाता है, र को। तो अभी तक हमने देखा है अर्धस्वर किसे बोला जाता है, य और व को, और प्रकंपित किसे बोला जाता है, र को। चले अगला जी हम बात करें, अगला दोस्तों पार्श्विक। अब देखो पार्श्विक व्यंजन कैसे बोला जाता है दोस्तों, आपको बता दूं फिजिक्स में एक आपने इस बिंदु या शब्द को काफी सुना होगा, पार्श्व सतह हम बोलते हैं, पार्श्व सतह है। तो दोस्तों पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, या इसे आप जब कक्षा में बैठे होते हैं तो आपके अगल में विद्यार्थी बैठा होता है, बगल में बैठा होता है, आप बीच में बैठे होते हैं। तो पार्श्व का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, अगल और बगल, अर्थात जिनके उच्चारण करते समय आपकी जीवा का अग्रभाग मसूड़े को स्पर्श करता हो और वायु पार्श्वनिक से निकलती हो। तो सिंपल से हो, रटने की आवश्यकता नहीं। क्या बोल रहा हूं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है किसको स्पर्श करेगी, मसूड़े को। और मसूड़ा किससे बोला जाता है दोस्तों, हमारे जो ऊपर नीचे के दांत जिस चीज में लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मसूड़ा। और मसूड़े का एक और नाम भी होता है दोस्तों आपका वर्तस्य। मसूड़े को दोस्तों वर्तस्य भी कहा जाता है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है मसूड़े को स्पर्श करे और वायु कहां से निकले, अगल बगल से निकले, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे दोस्तों, पार्श्विक। और पार्श्विक में कौन सा आंसर दोस्तों आपका, ला। अब देखो ल को हमने क्या बोला है, पार्श्विक, क्योंकि हम जब हम ल का उच्चारण करेंगे, बोलिए दोस्तों आपका
ला ला। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो जीभ, महसूस करें दोस्तों, पढ़कर बोले ला। आपकी जो जीभ किसको स्पर्श कर रही है? मसूड़े को। हमारा जस्ट जो ऊपर है मसूड़े, तो ला और ल को बोलने पर आपकी जो जीभ मसूड़े को स्पर्श कर रही है। और वायु कहां से निकलती है? तो दोनों साइड से निकलती है, यहां से बोले ला, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे क्या कि पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, और अगल बगल का मतलब है कि जब मैं ला का उच्चारण करता हूं तो हमारी जीभ किसको स्पर्श करेगी? मसूड़े को। और जब वह मसूड़े को स्पर्श करेगी तो वायु अगल बगल से निकलती, और अगल बगल के लिए क्या बोला जाता है दोस्तों? आपका पार्श्व। इस कारण ल को यहाँ पर दोस्तों पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो आई होप आपको सारी बिंदु समझ में आ गया होगा। क्या जब आपसे कोई पूछे कि भैया अर्ध स्वर क्या होता है, तो अर्ध स्वर में दोस्तों आंसर क्या होगा वह भी आपको होता है। दूसरा आपसे कोई पूछे कि भाई लुंठित या परकंपित व्यंजन किसे कहा जाएगा, और फिर भी आपसे पूछे क्या कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाएगा, तो इन तीनों का ही आंसर हमारे पास आ चुका है। और फिर हमने यह भी देख लिया कि अर्धस्वर का मतलब है जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ का पूरा स्पर्श नहीं होता, ऐसे व्यंजनों क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। और अर्धस्वर की कैटेगरी में दोस्तों कौन सा आएगा? आपका या होगा और वह होगा। फिर लुंठित का मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो जीभ है तालु से लुढ़कती हुई प्रतीत हो, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या बोलते हैं? लुंठित। और लुंठित में दोस्तों क्या आएगा? आपका रा होगा। और पार्श्विक का मतलब क्या होगा? जिसके उच्चारण में आपकी हवा अगल बगल से तो निकले और आपकी जीवा किसको स्पर्श करे दोस्तों? आपके मसूड़े को स्पर्श करे, या अग्र भाग को, या जीभ का जो आपके ऊपरी भाग जो है हमारे छत का, उसका अग्र भाग को स्पर्श करे, तो वह क्या होगा दोस्तों? आपका पार्श्विक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ल। तो 3 बिंदु दोस्तों आपको याद रखना है इन 4 अंतस्थ व्यंजनों से। यह आपसे कई बार पूछा गया है, इस चीज को आप नोट कर। चलिए अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो हमने कहा था भाई 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब अंतिम तीसरे नंबर पे कौन सा हमारे पास दोस्तों व्यंजन आ चुका है? उष्मीय या संघर्षी। अब इसकी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, अब शाब्दिक विच्छेद को समझे, शाब्दिक अर्थ समझे। दोस्तों उष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। हमने साइंस में एक शब्द पढ़ा है ऊष्मा, ठीक है ना? तो यहाँ पर उष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। और संघर्ष का मतलब क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो उष्म या संघर्षी व्यंजन इन्हीं के नाम है। परिभाषा क्या होगी कि जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाकर सांस में गर्मी पैदा करे। जी हाँ दोस्तों, क्या बोल रहा हूं? उष्ण का मतलब होता है गर्मी। और जब मैं किन्हीं भी वर्णों का उच्चारण करूं और उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है, हमारे मुख से निकलने वाली वायु किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाकर हमारी सांस में गर्मी पैदा करती है, तो ऐसे वर्णों को क्या बोला है दोस्तों? उष्मीय संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे आपके मुख के विशेष स्थान, और मुख के विशेष स्थान से मतलब किससे दोस्तों? आपके कंठ से है, तालु से है, दंत से और ओष्ठ से है। तो जब भी आप वर्णों का उच्चारण करें और उनका उच्चारण करते समय यदि आपकी सांस में क्या उत्पन्न हो? गर्मी। उसमें का मतलब होता है गर्मी। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है और सांस में गर्मी पैदा करती है। सांस से आपने दोस्तों सुना होगा कि काम करूं तो सांस फूल जाती है और काम ना करूं तो सांस फूल जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो भाई यहाँ पर जब भी सांस में गर्मी पैदा होगी तो ऐसे वर्णों को क्या बोलेंगे? उष्मे। अब बात आती है कि भाई उष्मे कौन कौन से आएंगे? तो उसमें दोस्तों 4 आपके वर्ण मिलेंगे। 3 तो आपके श होते हैं, श शक्कर का, श षट्कोण का, स सुरते का, और एक क्या होता है आपका ह हलवाई का। इन चारों का देखो उच्चारण करेंगे आप श श श ह, तो आपको लगेगा कि आपकी जो जीवा है, जो आपकी वायु है, सांस में रगड़ खाकर आ रही है, अर्थात गर्मी पैदा कर रही है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उष्मीय संघर्षी। इनकी भी हमने ट्रिक बना के रखी है, या तो यदि याद है आपको अच्छी बात है, अदरवाइज ट्रिक इनकी क्या बनेगी दोस्तों? शेष श है।
तो शेष सह से आप याद कर सकते हैं कि 4 जो व्यंजन है उसमें यह संघर्षी व्यंजन है और इनका उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है वो मुख के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है और आपकी सांस में क्या पैदा करती है दोस्तों, गर्मी या ऊष्मा पैदा करती है। तो इस प्रकार से आज हमने तीनों ही प्रकार के व्यंजनों पर वार्ता की है। हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों क्या कि वर्गीय व्यंजन कैसे कहते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था दोस्तों आपका ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, तीसरे नंबर पे हमने देखा है। तो ये सारे ही आज हमने 3 प्रकार के व्यंजनों पर वार्ता की है। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े हैं, अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़े हैं, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन हमने पढ़े हैं। अब इससे आगे का जो भी आपका बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों कंप्यूटर की इस लाइव क्लासेस में हम हमेशा ही कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ अल्फाबेट के फुल फॉर्म देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको जी और एच, जी हाँ दोस्तों, जी और एच से फुल फॉर्म लिखाए थे। ये फुल फॉर्म आपके दोस्तों जीके वाले पोर्शन में आपके एसएससी रेलवे में भी पूछ लिए जाते हैं और व्यापम के तो लगभग सारे एग्जाम में कंप्यूटर आता है और बैंक के मेंस के सारे कंप्यूटर आपके बैंक के जो मेंस के एग्जाम होते हैं उन सभी भी सारे एग्जाम में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही पूछ लिया